हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल के बारे में, और बात करूंगा कि किसको किसको इस जो फिजिकल टेस्ट है इससे छूट मिल जाती है। विकलांग का मेडिकल कैसे होगा, महिलाएं जो प्रेग्नेंट है उसका मेडिकल उनका कैसे फिजिकल होगा, इसके अलावा रेलवे अप्रेंटिस का क्या, इसके अलावा आपका जो एक्स सर्विसमैन है उनका फिजिकल कैसे होगा। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपका जो चरण है, जो एग्ज़ाम का स्टेजेस है वो कैसे होता है। तो रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेक्शन है वो पहले आपका एक सीबीटी होगा, यानी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसपे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप है तो इसके लिए आपको मिनिमम 40% अंक लाना ज़रूरी होता है। वही अगर आप ओबीसी या फिर एससी कैंडिडेट है तो आपको 30% लाना ज़रूरी होता है। वही अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो 25% लाना ज़रूरी होता है मार्क है। इससे ज़्यादा ही आपको जो कट ऑफ है वो जाती है। ये मिनिमम मार्क है, मतलब आप इससे कम अगर करते हैं तो आप उस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। तो जब आपका सीबीटी हो जाएगा तो जितने पोस्ट है उसके 3 गुना, मान लो अगर 100 पोस्ट है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 300 कैंडिडेट का समझो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसको हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। तो इसके लिए आपको 3 गुना बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। अब इसी पर पहले बात करते हैं कि ये कौन कौन से टेस्ट होते हैं फिजिकल में। तो इसमें 2 स्टेज यानी चरण होते हैं। पहला है रनिंग का, यानी दौड़ने वाला होगा, और दूसरा होगा वजन उठाना। तो सबसे पहले हम रनिंग की बात कर लेते हैं कि रनिंग में क्या क्या कैसे होता है रनिंग। तो आपको पहले ही प्रैक्टिस करना होगा। तो ये मान के चलो कि आपको 10-15 दिन तो लगेगा ही प्रैक्टिस करने के लिए। तो जब आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो ध्यान रखना कि आपको तैयारी स्टार्ट कर देना है अपना जो फिजिकल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में ही फेल हो जाते हैं आपका फिजिकल में ही। तो आप फिजिकल का अच्छे से तैयारी करना। तो रनिंग वाले की बात करूं तो 1000 जो मीटर की दूरी है यानी 1 किलोमीटर की दूरी रहेगी, और ये 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये जो 1000 मीटर की जो दूरी है, अगर आप मेल है यानी आप पुरुष है यानी आप लड़का है तो आपको ये 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर ही आपको कंप्लीट कर लेनी होगी ये दूरी। आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा। वही अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो ये जो दूरी है ये आपको 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट होगी। अगर आप हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के साथ साथ ट्रांसजेंडर यानी आप तीसरा जेंडर है, आप समझ पा रहे हैं कि पुरुष और महिला का दोनों का रूप होते हैं ये। तो अगर आप वो है तो आपको भी एज ए फीमेल का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसी वही टेस्ट इनका भी होने वाला होता है। तो आप फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर है तो आपको यही 1000 मीटर की जो दूरी है ये 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट करना होगा। जब आप ये स्टेज पार कर जाते हैं तो आपको ये एक वेट वजन उठाने वाला जो है टेस्ट होगा, जिसमें आपको एक टेबल होगा जिसको एक बेंच बोलते हैं। इस बेंच पर आपको सैंड बैग यानी बालू की बोरी रखी होगी जिसमें कोई हैंडल नहीं लगा होगा। उस बैग को उठाना है, अपने कंधे पर रखना है, और 100 मीटर की जो दूरी है ये आपको मात्र 2 मिनट के अंदर रखनी होगी। और आमतौर पर लोग रख देते हैं क्योंकि 100 मीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करके ही वहाँ जाना है। और ये 100 मीटर की जो दूरी है इसको आपको अपने कंधे पर रखना है, ठीक है। तो वजन की बात करूं तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 35 किलोग्राम का जो वजन होगा उठाना होगा। वहीं अगर आप फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर है तो भी आपको ये 20 किलोग्राम का वजन उठाना होगा। ये हो गया हमारा फिजिकल टेस्ट। अब बात करते हैं कि किसको किसको इसमें छूट
मिल जाती है। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसको इनका नहीं होगा। आप डायरेक्ट सीबीटी कम पास करने के बाद अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या उनका मेडिकल भी नहीं होगा। आपको फिजिकल टेस्ट में छूट मिल जाती है, लेकिन मेडिकल में आपको देना ही पड़ेगा, और वो मेडिकल आपके स्टैंडर्ड के आधार पर होता है। सबका मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। तो जब आप मेडिकल पास कर जाते हैं तो आपको वो जो ज्वाइनिंग हो जाती है। तो सबसे पहले किसको छूट मिलती है, तो ये है विकलांग। आप दिव्यांग हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है 40% से ज़्यादा का है, तो आप इस जो फिजिकली डिसेबल फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, इससे आपको छुटकारा मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर आप CCAA यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी रेलवे से अप्रेंटिस अगर आपने किया है तो भी आपको इससे छूट मिल जाती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी रेलवे में साल भर काम किया है और वहाँ पे आपका जो है ऑलरेडी फिटनेस रेलवे मानती है कि आपका फिटनेस बरकरार है, आपको इससे आपको छूट मिल जाती है। नेक्स्ट, अगर आप एक सर्विसमैन है यानी आपने अगर सेना में अपनी सेवाएं दिया हुआ है तो भी आप इससे रेलवे ग्रुप डी का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि रेलवे ऐसा मानती है कि भाई जो इंसान ऑलरेडी पहले से ही सेना में काम कर लिया है उसके लिए ये जो क्राइटेरिया है फिटनेस का ये मायने नहीं रखता है। वो ऑलरेडी पहले से ही फिट है, उसको पहाड़ पे चढ़ा दो तो भी वो चढ़ जाएगा। ये कौन सा ये 100 मीटर की जो दूरी है पार करना, तो रेलवे इनको भी छूट दे देती है। एक सर्विसमैन का आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है जो ये डिक्लेयर करके देती हैं, उनको लिख के देती हैं कि वो प्रेग्नेंट है, तो भी उनका उस समय जो है ये फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, उनको उस समय घर भेज दिया जाएगा। और डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद आपने जो डॉक्टर है, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, गायकोनोलॉजिस्ट, जिसको हम स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते हैं, उनके सर्टिफिकेट के आधार पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और आप अगर फिजिकल टेस्ट पास करती है तो आपको फिर से वही ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और उसी डेट की ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, बिना आपकी सीनियरिटी को लॉस किए। वो डेट पकड़ा जाएगा जो आपको पहले फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था, तो उसी डेट से आपको ये जो है मान लिया जाता है कि आप मतलब पास है, उसी डेट से ज्वाइनिंग मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि आप प्रेग्नेंट है, लेकिन अगर आपने झूठ बोला, आपने डिक्लेरेशन दिया और उस समय कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और आपने फिजिकल टेस्ट में गई और उस समय आपको मिसकैरेज हो गया, तो रेलवे इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेने वाली है। इसके अलावा रेलवे आपको क्लियर बताती है कि अगर आप फिजिकल टेस्ट में, चाहे वो रनिंग हो चाहे आपका ये वजन का हो, अगर आप उसमें आपके साथ में कोई चोटिल हो जाते हैं या फिर आपको कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए आपको हार्ट अटैक आ गया, तो रेलवे इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। आपको अपने रिस्क पर ये सारी चीज़ें करना होगा, तो पहले से ही आप अपना प्रैक्टिस करके आना। अगर आप फिट है तभी आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें। रेलवे पहले ही अपने नोटिफिकेशन में ही लिख दिया है कि अगर कोई इंजरी होती है, कोई हार्मफुल घटना होती है, कुछ भी होता है, तो इसका जिम्मेदार वो खुद हो जाएगा। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि रेलवे ग्रुप डी का कैसे मेडिकल होता है, कैसे फिटनेस होता है। तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हेल्पफुल लगा है तो करना क्या है, सामने आपके सामने सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन दबा दो और जुड़ जाओ हमारे साथ में नए नए जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।